हाय फ्रेंड्स, हम विनीत बिन आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल जिसका नाम है KR टैलेंट पे। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या जाना था इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या है। इतना हमने जान लिया है। अब हम ये जानेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। या हमने पढ़ तो लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ लिया, उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ लिए, ये होता है वो होता है। अगर इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -3 के बीच में रहती है तो रिएक्शन हमारी मॉडरेट कंडीशन में रहती है। अगर इससे कहीं बहुत ज़्यादा रहती है तो क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगभग कंप्लीट हो चुकी रहती है। और अगर इसकी वैल्यू मतलब Kc की वैल्यू 10 टू द पावर -3 से भी कम हो तो क्या होता है, ये कहते हैं कि रिएक्शन शुरू नहीं हुई, अगर या फिर शुरू हुई तो बहुत कम प्रोडक्ट बना है। ठीक है ना, तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या होगी, यूनिट ऑफ, क्या होगा, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारा हेडिंग क्या है, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का हमारा मात्रक क्या होगा। ठीक है, मात्रक क्या होगा। अच्छा, एक चीज और जानो, जैसे ये कैपिटल Kc है ना, Kc ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है ही। देखो जैसे a प्लस b, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन c प्लस d। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक और आपको सिंबल देखने को मिलेगा Kp। ठीक है, तो दो टर्म हमारे हुए क्या, Kc और Kp। देखो ये जो Kc है ना, ये हमारा लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो Kp है ये स्पेसिफाई होता है सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। ठीक है ना, इसका यूज हम तीनों जगह से कर सकते हैं, चाहे हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड हो, ठीक है, क्या, और गैस भी हो सकता है और लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम Kp का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिएक्शन मीडियम है, हमारा जो रिएक्टेंट है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सिर्फ गैस। ठीक है, P मतलब यहाँ जो P होता है ना, ये P मतलब पार्शियल प्रेशर से लिया गया, और जो C है ना ये कंसंट्रेशन से लिया गया। ठीक है, तो Kc कहाँ से किसके लिए अप्लाई होगा, सॉलिड के लिए भी, गैस के लिए भी और लिक्विड के लिए भी। लेकिन जो हमारा Kp है और ये किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इस Kc का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका मात्रक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अलग अलग रिएक्शंस के लिए इसका मात्रक अलग अलग होता है। ठीक है ना, जैसे देखो एक सिंपल सा फार्मूला, इसके लिए एक जनरल फार्मूला दिया जाता है कि यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन पावर डेल्टा n। क्या, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा n। अब देखिए बात क्या है, ये डेल्टा n है, एक्चुअल में क्या है, डेल्टा n कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि ये जो है ना डेल्टा, देखो डेल्टा n बराबर क्या होता है, चेंज इन मोल, नंबर ऑफ मोल्स। दैट मीन हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डेल्टा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी रिएक्शन होगी अगर हमको रेट
Kc मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारा अगर यूनिट पता करना है तो हमारा फार्मूला क्या होगा, ये होगा अब बात ये आती है ये कंसंट्रेशन। देखो जब हम सोल्यूशन पढ़ेंगे तो सिंपली जानेंगे कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन हम यूजुअली यूज करते हैं किसको, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। इसका मतलब ये कि अगर डेल्टा एन का जो चेंज है वो कितना हो, अगर मतलब चेंज हमारा 1 आ गया तो मात्रक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मोल पर लीटर। 2 आ गया तो क्या होगा, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। अगर 3 आ गया तो मोल लीटर क्यूब, ठीक है। अगर मान लो -1 आ गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा, देखो क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर -1। इसका मतलब जो नीचे है वो ऊपर वाला नीचे, मतलब इसको यूं लिखेंगे लीटर इनटू मोल इनवर्स, या फिर दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि लीटर पर मोल, ठीक है। इस चीज को समझते हैं एग्जांपल के द्वारा। देखो जैसे हमारी कोई रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन ले, जैसे O4, ठीक है ना, चल रही है यूं, क्या बना रहे हैं, 2 मोल ऑफ NO2, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कितने मोल है, पहले हम क्या पता करेंगे, डेल्टा एन, ये पता करेंगे। तो डेल्टा एन क्या होगा, इसके कितने मोल, 2, ठीक है ना, इसके कितने मोल, सिर्फ और सिर्फ 1, तो 2 - 1 बराबर 1। तो इस रिएक्शन के लिए हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सिंपल है, कुछ नहीं, क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर 1। अगर किसी की पावर 1 है तो उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। अच्छा, एक रिएक्शन ये होगी, अभी मान लो कि अगर डेल्टा एन जो है वो 0 ही है तो क्या होगा, मतलब जितने मोल यूज हुए उतने ही जितने मोल हमारा कंज्यूम हो रहा है उतना ही मोल हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्या होगा, इसमें जो हमारा रेट कांस्टेंट Kp या फिर Kc की जो वैल्यू होगी, इसका जो यूनिट होगी वो होगी कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं होगी, देखो अगर किसी की भी मान लो x है या फिर y, मतलब कुछ भी हो, अगर इसकी पावर होगी 0, इसका मान कितना होगा, 1। यही होता है ना, मतलब नो यूनिट, कुछ नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं N2 + O2 और बनेगा क्या, 2NO, ठीक है। अब इसमें हम क्या, और हम यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू निकाले, कितना प्रोडक्ट कितना मोल है, 2 मोल, और रिएक्टेंट का 1 मोल है और 1 मोल, ये मतलब -1 बराबर कितना होगा, 0। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट Kc या फिर Kp दोनों के ही लिए इस रिएक्शन में कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अभी देखो जैसे ये हो गया एग्जांपल, अभी एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई रिएक्शन हमको दी हुई है इस तरह से, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ये हो गया, ठीक है, और ये बना रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या देखते हैं, हमारा डेल्टा एन की वैल्यू कितना है, डेल्टा एन की वैल्यू 2 है, सॉरी मतलब डेल्टा एन में हमारा प्रोडक्ट की जो वैल्यू है कितने मोल है, 2 मोल है, और रिएक्टेंट कितना है, 1 ये है, और 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के और 1 मोल किसके, ऑक्सीजन की। इसका मतलब 3 मोल इसके है, और वैल्यू कितनी जाएगी डेल्टा एन की, -1। अब इसकी यूनिट निकालो, क्या होगी, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगी, हमने कहा था मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन।
और डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है -1, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -1। इसको सॉल्व करो क्या आएगा लीटर पर मोल। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हमारा रेट कांस्टेंट का जो मात्रक होगा, जो यूनिट होगी, वो क्या होगी लीटर पर मोल, या फिर इसको कह सकते हैं लीटर मोल इनवर्स। ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, अभी देखो ये हमारे एग्जांपल्स थे। अभी हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे कि एक चीज केसी है, दूसरी चीज केपी होती है, तो दोनों में एक्चुअल में रिलेशन क्या है? ये जो केसी है और केपी है वो एक्चुअल में उनके बीच कौन सा रिलेशनशिप है? ठीक है, तो यहाँ पे अब हम जानेंगे, एग्जाम्पल के लिए लेंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे H2 प्लस I2 क्या बनेगा 2HI, ये बनेगा ना। तो या फिर दूसरी कोई एग्जाम्पल लो, एक ही में समझ लेते हैं। तो जैसे इसमें 2 मोल हमारे प्रोडक्ट के, मतलब हमारा जो डेल्टा एन है Ng है, तो हमारा जो फॉर्मूला क्या है Np माइनस Nr। Np की वैल्यू कितनी है 2 मोल माइनस एक Nr की वैल्यू 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल आयोडीन है, तो 1 1 2 हो गया 2, मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस के लिए हमारा जो Kc होगा वो Kp के बराबर होगा। ठीक है ना। अच्छा, अभी दूसरी कंडीशन देखो, जब ऐसी कंडीशन आए कि जब डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव आए, कैसी है पॉजिटिव, इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट का जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कोई लेते हैं, जैसे 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 PCl5 टूट रहा है किसमें PCl में और Cl2 में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी 1 मोल इसका 1 मोल इसका होगा 2, इसका तो सिर्फ ये कहने का 1 है, कितना आएगा 1। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी 1 होगी पॉजिटिव। अब क्या होगा कि जो हमारा Kp की वैल्यू होगी वो Kc इंटू RT के बराबर होगी। इसका मतलब ये कि जो Kp है इस कंडीशन में जब डेल्टा Ng पॉजिटिव आ रही है उस कंडीशन में Kp इज ग्रेटर देन Kc। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अगर इसको ना देखा, देखो Kp के बराबर Kc को होने के लिए RT का सहारा लेना पड़ रहा है। R को और T को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब वो Kp के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव होगी उस कंडीशन में Kp जो हमारा होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन Kc के होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा रेशो आएगा Kp अपान Kc इक्वल टू RT। से हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आगे की बात आगे देखेंगे। बहरहाल थोड़ी सी एक और कंडीशन यहाँ पे बच रही है, जब डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव है, क्या है जब पॉजिटिव थी पॉजिटिव हटाओ नेगेटिव लगाओ। ठीक, जब डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे जैसे मान लो हमारा N2 है और H2 है, ये 3 मोल कर लो आगे विधि से इसको अमोनिया मान लो, ये देखो क्या प्रोडक्ट कितने मोल है 2 मोल, रिएक्टेंट कितने मोल 3 इसके और 1 इसके, मतलब 4 मोल हुए कि नहीं हुए। मतलब डेल्टा Ng इक्वल टू क्या होता है Np माइनस Nr, ये होता है ना Np माइनस Nr। Np कितने मोल है 2 माइनस Nr कितना 3 इसका और इसका भी है मतलब 4, तो इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी -2 ये आएगी। इसका मतलब ये कि अगर -2 को उठा के डेल्टा Ng यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे -2 हो जाए
तो क्या होगा, इसकी वैल्यू, इसको हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू KC अपान RT का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। सिंपल से मैथमेटिक्स से इसमें कुछ बहुत बड़ा तीर मैंने नहीं मारा है। जो अगर किसी पावर माइनस हो तो उसको अगर नीचे तो ऊपर कर सकते हैं, ऊपर तो नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब भी इसमें मान लो 2 आया है, 1 आया फिर या फिर 3 आया, कुछ भी है, जब भी अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो Kp को Kc के बराबर होने के लिए इससे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। जैसे देखो इसको Kp, इसको इधर कर लो, RT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Kc। रेशो क्या आएगा, Kc अपान Kp इज इक्वल टू RT स्क्वायर होल स्क्वायर, यही आएगा। तो इस कंडीशन में जब Ng की वैल्यू नेगेटिव आए, इस कंडीशन में हमेशा Kc इज ऑलवेज ग्रेटर देन Kp। सिंपल सा फंडा, छोटा सा फंडा क्या है कि अगर डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव है तो Kc इज ऑलवेज ग्रेटर देन Kp, ठीक है। हमने 3 कंडीशन देखी। कौन कौन सी कंडीशन देखी? पहली कंडीशन जब डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। इस कंडीशन में क्या हुआ था, Kc इज इक्वल टू Kp हुआ था। दूसरी कंडीशन क्या देखी हमने, जब डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो इस कंडीशन में क्या देखा था कि Kp जो था वो Kc के कंपैरिजन में छोटा था, मतलब Kp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Kc इस कंडीशन में। और तीसरी कंडीशन में क्या पढ़ा, तीसरी कंडीशन में पढ़ लिया डेल्टा Ng जब हमारा नेगेटिव आया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, Kp इज लेस देन Kc, या फिर लिखे कि Kc इज ऑलवेज ग्रेटर देन Kp, ठीक है ना। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक रिएक्शन हमारा है, जनरल रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2 गिव्स आउट सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूछा था 2014 में पूछा था जे ने, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें हाफ ऑक्सीजन मिला, सल्फर डाइऑक्साइड बना। देखो इस क्वेश्चन को पूछा था 2014 में जेईई ने पूछा था। तो उसने क्या पूछा था कि ये एक जनरल से रिएक्शन दे दिया था और उसने कहा था कि अगर इफ Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर x, ऐसे पूछा था, टू द पावर x। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x, ये उसका क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझो, कुछ नहीं, हमने तो इसको पहले से भी सॉल्व कर लिया है, वीडियो में सॉल्व कर रखा है। तो इसको निकालना मुझे नहीं लगता मुझे डिफिकल्टी होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन समझ रहा है कि एक जनरल सी रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, सिंपल पढ़ना, ठीक है। और ये देख ही रहे हैं कि जो रिलेशन हमारा है Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर x, और x की ये पूछे हैं वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या करना, हम x को पढ़ रखा है, सिर्फ उन्होंने क्या किया, हमने जो पढ़ा था डेल्टा Ng, इन्होंने डेल्टा Ng को कर दिया है x, ठीक है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़ा था, Np माइनस Nr। तो प्रोडक्ट कितने मोल, 1 मोल प्रोडक्ट हो गया, और हमारा रिएक्टेंट कितने मोल है, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है, और आधा मोल ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। अभी घटा लो इसको, कितना आएगा, -½ ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई, -½ सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं,
सिर्फ इतना ही पूछा था जेईई ने 2014 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 मोल ऑफ NaCl गिव्स आउट 2 मोल ऑफ NO प्लस Cl2। ये हमारे रिएक्शन में कहा गया है कि एट 427 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 427 डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ Kc इज 3 × 10⁻⁻⁶। तो what will be value of Kp? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है कि एक हमारी ये रिएक्शन दी हुई है और जो हमारा टेम्परेचर है वो 427 डिग्री सेंटीग्रेड है और Kc की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 3 × 10⁻⁶ और पूछ क्या रहे हैं, Kp। ठीक है, यही तो इनका क्वेश्चन है और हमने पहले से ही पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहा है कि Kp = Kc × RT⁴ Ng, यही तो पढ़ रखा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या दिया है, ये पूछा है, ये दिया है, तो Kc की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁶। इसकी वैल्यू रख लें यहाँ पे सीधे 3 × 10⁻⁶ और इसको ब्रैकेट लगाओ। R की वैल्यू कितनी होती है, 0.08 होती है ना, और टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 427। ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में है, इसको हम चेंज करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि 427 जो भी हमारा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाता है उसमें ये हम सिर्फ जोड़ देते हैं 273। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर देते हैं तो हमारा जो भी वैल्यू मिलेगी टेम्परेचर की वो किसमें होगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T। ठीक है, और जनरली जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर होता है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जनरली उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो अगर हम 427 में 273 जोड़ दें तो 7 3 10 0 हाथ लगे, 7 2 9 1 10 0 हाथ लगे 1 4 2 6 7, मतलब जो हमारा T की वैल्यू होगी कितनी होगी, 700। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं, 700। अब देखो डेल्टा Ng की हमको वैल्यू पता करनी है, सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल। देखो हमने क्या पढ़ रखा है, डेल्टा Ng = Np - Nr। Np की वैल्यू कितनी है, 2 मोल NO का और 1 मोल किसके, Cl2 के। कितना हो गया, 2 1 3 3 माइनस लेना कितने हैं, 2 मोल सिर्फ इसके 2 2 मतलब 2NO सिर्फ 2, मतलब यहाँ पे 2 लिखा, कितने हैं, 3 - 2 = 1। तो इसकी यहाँ पे कितनी आएगी, 6। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, 3 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, 8। देखो अगर इस दोनों जीरो को हम काट दें तो क्या ये खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो सिंपल फंडा समझो, हमारा क्या था, 0.08 × 700⁻1, ये ना। अच्छा अभी देखो सिंपल क्या होगा, 3 × 10⁻⁻⁶। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 10⁻⁻2 × 7 × 10⁻2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसने इसको मारा, 7 8 कितना होता है, 8 7 56 ही होता है ना। हाँ सही है, मेरा कहना क्या रहा, हाँ तेरा तुझे पढ़ना आता है। ठीक है, तो 8 7 56, तो 56 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10⁻⁻⁶। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 18 के 8 हाथ लगे 1 5 3 15 16 × 10⁻⁶। वो इसको अगर और सिंपल करते क्या है, 1.68 × 10⁻⁴। ये हमारी वैल्यू किसकी आई, Kp। सिंपल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर 2 मोल NaCl के लिए गए तो क्या होगा, 2 मोल ऑफ NO और 1 मोल ऑफ Cl2। अच्छा ये तो हमारे Kp की वैल्यू हो गई, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे यूनिट में लिखना चाहें तो क्या होगा,
इसकी यूनिट क्या होगी, देखो क्या होता है यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, Kp की यूनिट क्या होगी, इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एन, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना। अब देखो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई है हमारे यहाँ पे 2, 1 मतलब ये 3 हो गए, यहाँ पे 2 मतलब डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आने वाली है 1, सही ना। और कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, या दूसरे अल्फाज में इसको कहते हैं मोल लीटर इनवर्स, ये है केपी की यूनिट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने 2 मोल क्या लिया था, 2 मोल NaCl के लिए थे, और ये जब इसकी रिएक्शन प्रोसीड की तो 2 मोल ऑफ NO बना और साथ में 1 मोल Cl2 बना। हम क्या कहा गया कि 427 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर Kc की वैल्यू 3 × 10⁶ है, ये तो हमने बाद में लिखा था, ये इतना है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kp। ये हमारा क्वेश्चन का हमने रिलेशन था Kp और Kc में, Kp इज इक्वल टू Kc इनटू I टू द पावर डेल्टा Ng, पढ़ रखा था नहीं पढ़ा था। उसके बाद हमने सिंपल वैल्यू रख दिया और ये हमारा आंसर, ठीक है। अभी हम अगली हेडिंग पर, ये जो रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन Kc और Kp, इसमें हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना था, इस पे बेस्ड जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे इतने में ही लेक्चर आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल से ज़्यादा आपको नहीं आने वाले हैं। तो आगे चलते हैं हम, जो हमारी अगली हेडिंग होगी वो क्या होगी, तो हमारी अगली जो हेडिंग है वो है रिएक्शन क्यूटियन, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन क्यूटियन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल सा फंडा होता है कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है, ठीक है ना, तो किस डायरेक्शन में उसकी रिएक्शन ज़्यादा तेजी से हो रही है और किस डायरेक्शन में उसकी रिएक्शन कम तेजी से हो रही है, इसी चीज़ को डिटरमाइन करता है ये हमारा ये जो रिएक्शन क्यूटियन है। सिर्फ इतना इसका काम है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हमेशा Q से, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 2,3H2 विदाउट 2NH3, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो 1 मोल N2 का है, 3 मोल H2 का है और 2 मोल NH3 का। तो एक्चुअली ये जो मोल होता है ना, इसको एक अलग टर्म दे देते हैं, ये जो 1 है, 2 है, 3 है, इसको एक अलग टर्म दे देते हैं। कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 1, 3, 2, मतलब हर रिएक्शन आप देखोगे तो उसमें कुछ अलग फंडा रहेगा। देखो जैसे PCl5 क्या बनाएगा, PCl3 और Cl2, इसमें सब एक ही एक है कि नहीं, ये सब एक है। और दूसरी रिएक्शन देखो, जैसे कोई सिंपल सी रिएक्शन NOCl2 कर लो, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ NO प्लस Cl2, तो ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पे ये 1 मोल क्लोरीन है, ठीक है। तो इसको एक नया टर्म दे देते हैं जिसे कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को बताने के पीछे क्या राज था उसको हम देखते हैं कि हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमने आपको बताया। देखो क्यों, जैसे मान लो कोई जनरल से रिएक्शन चल रही है, मान लो A है, B है, C, D, ठीक, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। मान लो A मोल A का है, B मोल B का है, C मोल C का है और D मोल D का है, ठीक है ना। तो ये A, B, C और D क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमने पहले पिछले प्रीवियस लेक्चर में जब पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या हमने वहाँ पे कुछ पढ़ा था ऐसा कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो जो रिएक्शन है रेट होगी रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मास ऑफ दैट रिएक्शन। यूँ कहे कि अगर दूसरे टर्म में उन्होंने कहा था, गुलबर्ग और बागी जी ने प्रीवियस लेक्चर में उस पर बातें की थी कि अगर मान लो एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रिएक्शन की रेट होगी, यही कहा था ना। तो देखो जिससे वहाँ पर हमने सिर्फ सिंपल पढ़ लिया था कि ए है, बी है, सी और डी है, तो इसके लिए जो हमारी रेट होगी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कनेक्टिव मास ऑफ ए और नेगेटिव मास ऑफ, वहाँ हमने इतना इसे पढ़ा था। तो देखो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आई है
यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी दे दिया गया है। तो अभी आप इसको सिंपल वे में समझो कि मान लो हमारा सबस्टेंस यस है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसकी जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मास ऑफ यस की, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि अगर यस का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो क्या रेट बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन दुगना कर दिया जाए तो रेट भी दुगनी हो जाएगी, 3 गुना कर दिया जाए तो 3 गुना हो जाएगा। एक गुना अभी सिंपल है, मान लो अभी इसका ये दो इसका जो कंसंट्रेशन दुगना कर दिया जाए तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना कर दो 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब जितना हमारे यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहा है उसकी यहाँ पे एक्टिव मास पे हम पावर कर रहे हैं, इतना ही हमको सिर्फ समझना था। जितना हमारा यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वहाँ पे यहाँ पे हम जब रेट निकालेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारा एक्टिव मास है उसकी पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो सिंपल वे में देखो ये जिसे मान लो सिंपल वे में जिसे हमने इस रिएक्शन के लिए क्या है ये यहाँ पे भी देखो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लग गया तो इसके लिए देखो यहाँ पे हमने A लगा दिया और यहाँ पे B लगा दिया, ठीक है। अभी हमको क्यों पता करना है तो क्यों को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ एक्टिव masses of product upon product of active masses of reactor, ठीक है ना। इसका मतलब ये अगर हमारी ये रिएक्शन चल रही है तो इसके लिए हमारा क्यों क्या होगा, हमारा एक्टिव मास का इसका क्या होगा प्रोडक्ट इसका तो होगा C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B, ठीक है। ये हमारा है रिएक्शन क्यूटिएंट का फार्मूला। क्या ऐसा ही हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां पर भी तो हमने ऐसा ही पढ़ा था भाई Kc इज इक्वल टू सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D या फिर एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A अपॉन एक्टिव मास ऑफ B, ये तो पढ़ा था। वैसे ये भी है कि नहीं, सिंपल दोनों बराबर है लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, ठीक है। देखो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप इसको तभी अप्लाई करते हो जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, मतलब हमारी रिएक्शन जितनी फास्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उतनी फास्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तब आप Kc का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी मान लो दूसरी कंडीशन चल रही हो, हमारी जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट चल रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लो चल रही है, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट चल रही हो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लो चल रही है, तो इस कंडीशन में आप Kc को अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस कंडीशन में आप हमेशा और हमेशा को क्यों को अप्लाई करते हो, इसको क्या कहते हैं रिएक्शन क्यूटिएंट, ठीक है। तो जो ये जो रिएक्शन क्यूटिएंट होता है हमने शुरू में ही बताया कि ये क्या डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में एक्चुअली प्रोसीड कर रही है, किस डायरेक्शन में वो ज़्यादा तेजी से प्रोडक्ट बना रही है, इस चीज़ को डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो देखो किस तरह से डिटरमाइन करती है कि अगर ये जो Q की वैल्यू है अगर 1 से ज़्यादा आती है, ठीक है, अगर Q की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से क्या ज़्यादा होगा, तभी Q की वैल्यू A से ज़्यादा आएगी, अन्यथा कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब देखो
अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो हमारी रिएक्शन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, यूँ कहे कि राइट से लेफ्ट, या फिर यूँ कहे कि प्रोडक्ट नहीं कह सकते, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं कह सकते क्योंकि भाई देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है और यही प्रोडक्ट है, और यही रिएक्टेंट है यही प्रोडक्ट है। यही नियम है रिवर्सिबल रिएक्शन का। इसमें कोई रिएक्टेंट नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, और सभी रिएक्टेंट है, सभी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर Q की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमारी जो रिएक्शन होगी वो राइट टू लेफ्ट प्रोसीड करेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारी Q की वैल्यू 1 से कम है, उस कंडीशन में क्या है कि हमारा ये जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो इसके कंसंट्रेशन से कम होगा, तभी तो ये 1 से कम होगा। जैसे मान लो x = 2/3 हो गया, तो कितना आएगी वैल्यू जो भी आएगी, ये 1 से हमेशा कम ही आएगी नहीं आएगी। तो सिंपल वे, जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन कम होगा, तभी ये वैल्यू इस तरह की डेटा देगा। और इस तरह का डेटा देगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, और यहाँ का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो हमारी रिएक्शन इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। यूँ कहें, दूसरे लैंग्वेज में हम यूँ कह सकते हैं, दूसरे अल्फाजों में हम यूँ कह सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है भैया, एक कंडीशन वो होगी जिसमें 1 से ज़्यादा होगी, दूसरी कंडीशन वो होगी जिसमें 1 से कम होगी, तीसरी कंडीशन क्या, 1 के बराबर कर दो। इसका मतलब ये कि जितना कंसंट्रेशन इसका है उसका उतना ही कंसंट्रेशन इसका, मतलब इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। तो ये कंडीशन हमने पहले ही पढ़ रखा है। ऐसी कंडीशन जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन हो वो कांस्टेंट हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट। इस कंडीशन में Q जो होता है वो Kc या फिर Kp के बराबर होता है। ठीक है, यही कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो हमारी रिएक्शन होती है ना तो लेफ्ट प्रोसीड करती है ना तो राइट प्रोसीड करती है। हमारी जो रिएक्शन होती है जैसे कि तैसी अड़ी रहती है, जितनी फास्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतनी फास्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी 3 कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन क्या है, जब 1 के बराबर Q हो जाए। तो पहली कंडीशन क्या, जब 1 से Q की वैल्यू ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में जो हमारी जो रिएक्शन होगी वो राइट टू लेफ्ट प्रोसीड करेगी। अगर 1 से कम है तो लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करेगी। अगर 1 के बराबर है तो ना तो लेफ्ट टू राइट जाएगी और ना ही राइट टू लेफ्ट जाएगी। जैसे ही हमारी रिएक्शन है सेम वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है KR टैलेंट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।